दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर आया हूं इतिहास में ऋग्वैदिक की आखिरी क्लास। जी हां दोस्तों, इसके पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जनजीवन था उनसे संबंधित किस किस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्या जवाब होना चाहिए और बहुत सारी चर्चा पर चर्चा किया जाएगा। दोस्तों कोई स्क्रीन पर कुछ आपको सवाल दिख भी रहे होंगे, इसी तरह के सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज हमारा 7वां दिन है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान देंगे कि पीछे का वीडियो जाकर एक बार आप जरूर देखिए। देखिए अगर आप सीक्वेंस से चीजों को पढ़ेंगे ना तो तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी और बढ़िया से आप चीजों को समझ पाएंगे। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन 181 से लेकर के 210 तक, ठीक है, यानी 210 सवाल आज हमारे कवर हो जाएंगे। धीरे धीरे दोस्तों 7वां दिन आ चुका है और 200 सवालों की श्रृंखला हम लोगों ने तैयार कर लिया है। ऐसे ही करके दोस्तों आगे हम ये श्रृंखला जारी रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में और भी मजा आ जाए। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है, उसके अलावा दोस्तों अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच भी हम बना रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की अगर तैयारी करनी हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहां से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरह से पढ़ने के लिए चीजें जरूरी होता है, कंटेंट जरूरी होता है, उसी तरह से दोस्तों ये बैच आपको पढ़ने में और ज्यादा कारगर साबित होगी। दोस्तों हमारी किताबें भी आ चुकी हैं, जिसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है और जिन्होंने पहली बार पढ़ना शुरू किया है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरह के लोग दोस्तों आराम से क्लास में बने रहेंगे। एक एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उत्तर भी दूंगा, समझाकर आपको याद भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल लिख रहा दोस्तों कि किस वेद में आकाश और पृथ्वी को, जी हां दोस्तों, किसको आकाश और पृथ्वी को संयुक्त रूप में, ठीक है, क्या माना गया दोस्तों? माता और पिता कहा गया। संयुक्त रूप में दोस्तों इनको माता पिता कहा गया। किसे? आकाश और पृथ्वी को यहां माता पिता माना गया। तो कह रहा दोस्तों किस वेद में कहा गया? तो वेदों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कुल वेदों की संख्या कितनी होती है? आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से वेद होते हैं दोस्तों? याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद होता है सर। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? ऋग्वेद के बाद आपका यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तीसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा, 1 नंबर 2 नंबर, तीसरे नंबर पे याद रखेगा सामवेद होता है, सामवेद होता है। और चौथे नंबर पे आप याद रखिएगा कि यहाँ अथर्ववेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेदों की कुल संख्या कितनी होती भाई? याद रखेगा 4 तरह के वेद होते हैं। उसमें से किस वेद में आकाश और पृथ्वी को माता और पिता के तुल्य माना गया है? तो याद रखेगा जो सबसे प्राचीन वेद है यानी ऋग्वेद। ठीक है, इस ऋग्वेद में क्या माना गया दोस्तों? इस माता और पिता का दर्जा दिया गया आकाश और पृथ्वी को। इसको याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों किस रूप में सूर्य का दिन, जी हां दोस्तों, सूर्य का दिन में व्यक्त रहने वाला रूप, यानी दिन के समय सूर्य का जो रूप व्यक्त होता है और इसके अलावा जो रूप अव्यक्त होता है, ये दोनों ही रूपों में किसके बारे में दोस्तों चर्चा किया गया? करा किस रूप का चर्चा किया गया दोस्तों? तो सूर्य के एक रूप को हम सविता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सविता कहते हैं। ठीक है, और उसी की बात करें दोस्तों, सविता का उल्लेख दोस्तों कहां हुआ? सविता का उल्लेख हुआ है दोस्तों, याद रखेगा, गायत्री मंत्र में। कहां हुआ दोस्तों? गायत्री मंत्र की जब गायत्री मंत्र आप देखते हैं तो जब वहां पर स्तुति पढ़ते हैं तो वहां सविता की भी स्तुति की गई दोस्तों। ठीक है, जिसमें यह सविता को सूर्य से संबंधित बताया गया है। ठीक है, उसी के समान बताया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बनेगा परीक्षा में, इसको याद रखेंगे। तीसरा सवाल इसी संबंधित क्या लिख रहा है? लिख रहा है ऋग्वेद के किस मंत्र की रचना सविता के स्तुति में की गई? सविता यानी सूर्य, सविता का तात्पर्य क्या दोस्तों? सविता यानी सूर्य। तो कह रहा है किसकी रचना, किस मंत्र की रचना दोस्तों सूर्य की स्तुति में की गई है, जिसमें बुद्धि दान की याचना की गई है? तो याद रखेगा हम बात कर रहे हैं दोस्तों गायत्री मंत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, याद रखेगा गायत्री मंत्र जो है दोस्तों, इसमें सविता की स्तुति की गई। 2-3 सवाल और इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है कि बताइए इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? अगर सवाल इस तरह से बने तो क्या बताएंगे? याद रखेगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। किसमें किया गया दोस्तों? ऋग्वेद में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल याद रखेगा, पूछे कि ऋग्वेद के किस मंडल में? तो बताएगा दोस्तों ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में, किसमें दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों याद रखेगा इस गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है, उसका उल्लेख किया गया, चर्चा नहीं उसका उल्लेख किया गया। अच्छा, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? मान लो परीक्षा में पूछ दे कि भाई गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, तो क्या बताएंगे, याद रखेगा विश्वामित्र जी ने। किसने किया दोस्तों, विश्वामित्र जी ने दोस्तों रचना किया है। ये भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 3 सवाल हमारे इंपॉर्टेंट हो गए जो कि हम चर्चा करें दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जनजीवन से संबंधित सवाल जो ऋग वैदिक काल से पूछे जा सकते हैं, उन सवालों पर चर्चा हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या सवाल देता है परीक्षा में। एक सवाल आता दोस्तों कि आर्यों के 4 धार्मिक पुरोहित कौन से थे? जी हां दोस्तों, आर्यों के 4 धार्मिक पुरोहित। ये 4 ही धार्मिक पुरोहित क्यों थे? 5 क्यों नहीं थे, 6 क्यों नहीं थे, 7 क्यों नहीं थे? क्यों? क्योंकि वेदों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो वेदों की संख्या थी 4। ठीक है, वेदों की संख्या थी कितनी दोस्तों? वेदों की संख्या थी 4, इसलिए धार्मिक पुरोहित भी कितने होते थे? 4 होते थे। आइए, कौन कौन से 4 धार्मिक पुरोहित थे? तो याद रखिएगा, पहला नाम था होता। होता को दोस्तों कहीं कहीं पर होत्री लिखा है, तो होता कहिए चाहे होत्री लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे थे दोस्तों उद्गाता। कौन थे? उद्गाता। जी हां, याद रखेगा, होता हो गया, होता या होत्री हो गया, उद्गाता हो गया, अधर्वी हो गया, अधर्व। ठीक है, अधर्वी हो गया। और चौथे नंबर पे याद रखेगा ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा ये किससे संबंधित थे? अथर्ववेद से संबंधित थे। होता ऋग्वेद से संबंधित थे। इसी तरह से उद्गाता और अधर्वी ये क्रमशः जो है यजुर्वेद और सामवेद से संबंधित थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, पहला उद्गाता में सामवेद आ जाएगा, अधर्व में आपका यजुर्वेद आ जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा ऋग वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे? बताइए, बहुत अच्छा सा सवाल दिया दोस्तों कि ऋग वैदिक काल में पूषण ये किसके देवता थे दोस्तों? तो पूषण को पशुओं का देवता माना जाता था। क्या माना जाता था दोस्तों? पूषण को पशुओं का देवता माना जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, पूषण को क्या मानते थे दोस्तों? कि पशुओं के देवता थे जिनका नाम था पूषण, इनकी भी पूजा होती थी ऋग वैदिक काल के दौरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कई सारे सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, हो सकता है आपने विभिन्न कोचिंग संस्थान में चैप्टर पढ़ा हो, अपनी कोचिंग ली हो, लेकिन उस दौरान दोस्तों इन चीजों पर चर्चा नहीं होगा। देखिए, आप स्टडी 91 पर आए हैं, नितिन सर के पास हैं और कुछ नया ना मिले तो काम कैसे चलेगा यार? कुछ ना कुछ तो नया मिलना चाहिए ना, और नया यही है। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा किस पशु को खोजने को गविष्टि कहा गया दोस्तों? किस पशु को खोजने के लिए दोस्तों गविष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो गविष्टि दोस्तों गाय के लिए इस्तेमाल किया गया। किसके लिए दोस्तों? गाय के लिए गविष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया। एक चीज और, गाय के लिए एक शब्द दोस्तों बड़ा प्रचलित था। ठीक है, याद रखेगा, उसे कहा जाता था, उस शब्द का नाम था अघन्या। ठीक है, अघन्या। अघन्या किसके लिए होता था दोस्तों? ये गाय के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अघन्या मतलब न वध करने योग्य इसे माना जाता था, पवित्र माना जाता था, इसीलिए दोस्तों इसे अघन्या कहा जाता था। वध न करने योग्य जो थी पशु, वो कौन सा पशु है? याद रखेगा, गाय है। गाय की खोजने के लिए दोस्तों एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, गविष्टि बोलते थे। क्या बोलते थे? गविष्टि। और पशुओं के देवता को क्या कहा जाता था? पूषण कहा जाता था। पूषण, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ठीक है, अगला लिखा है दोस्तों कि आर्यों का व्यापार वाणिज्य किस वर्ग के हाथों में था? जिस तरह से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा था, और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंधु सभ्यता में अगर हम यहां पर व्यापार वाणिज्य की बात करें तो याद रखेगा, सिंधु सभ्यता में व्यापार वाणिज्य, एक सेकेंड, सिंधु सभ्यता में दोस्तों ये जो व्यापार वाणिज्य था ये वणिक के हाथ में था। वणिक यानी बनिया के हाथ में था। ठीक है, वणिक के हाथ में था, ये आप याद रखेंगे। उसी तरह से यहां पूछ रहा कि आर्यों का व्यापार वाणिज्य ये किस वर्गों के हाथ में था? तो दोस्तों याद रखेगा, किस वर्ग के हाथ में था दोस्तों? तो याद रखेगा, ये भी वणिक आएगा, वणिक। ठीक है, यहां भी वणिक ही आ जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। वणिक यानी जो वैश्य समुदाय था दोस्तों, वो दोस्तों वैश्य जो समुदाय था वो काम करता था दोस्तों, व्यापार का काम करता था, वाणिज्य का काम करता था। क्योंकि 4 तरह के दोस्तों यहां पर जो है भेद किए गए हैं। ठीक है, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, शूद्र। ठीक है, अब इससे संबंधित भी सवाल आएगा आगे, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला लिख रहा है कि धातुओं का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? अगर हम वर्तमान की बात करें तो धातुओं से संबंधित जो काम करता है उसे सुनार कहा जाता है। सुनार खास करके सोने चांदी से संबंधित दोस्तों जो खनिज होते हैं उनसे संबंधित कार्य करता है। लेकिन उस जमाने में जो धातुओं का कार्य करता था दोस्तों, उसे क्या कहते थे? उसे कर्मकार कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, कर्मकार। याद रखेगा, क्या कहते हैं दोस्तों? कर्मकार। जिस तरह से इसे सुनार को स्वर्णकार कहते हैं, सोना बनाने वाला क्या दोस्तों? स्वर्णकार कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से इसे कर्मकार कहा जाता था। ठीक है,
कब? ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल के दौरान ये प्रोनाउंसिएशन होता था, याद रखेंगे। इसी तरह से लिख रहा है कपड़ा बुनने का उद्योग ये किस नाम से जाना जाता था? कपड़ा बुनने का जो उद्योग था, जो फैक्ट्री थी उस समय में, वो किस नाम से दोस्तों जानी जाती थी? इसे वासविक कहा जाता था। क्या कहते थे दोस्तों? एक और इससे आसान नाम मिलेगा, वासोवाय। याद कर लीजिए, ज्यादा सही है, वासोवाय दोस्तों कहा जाता था। जो कपड़ा बुनने की जो फैक्ट्री होती थी, जो उस समय में उद्योग होते थे जहां कपड़ों की बुनाई होती थी, याद रखेगा, उसे क्या कहते थे दोस्तों? वासोवाय कहते थे। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों हमने पढ़ा कि ऊनी वस्त्रों का प्रयोग हो रहा था, ठीक है, डिजाइनर कपड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। इस कपास से जो है दोस्तों रुई निकलती थी, रुई से धागे तैयार किए जाते थे और धागों से वस्त्र बनते थे। इसका तात्पर्य है कि जो ऋग्वैदिक काल था इसमें भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। देखिए, हमने शुरुआत में आपसे कहा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल दो भागों में बटा, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। अगर हम वैदिक काल की बात करेंगे तो वैदिक काल सन 1500 से लेकर सन 600 ईस्वी तक आएगा, और उसमें अगर हम बंटवारा कर दे तो याद रखेगा 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक क्या चला? ऋग्वैदिक काल चला है। फिर 1000 ईस्वी से सन 600 ईस्वी तक, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, ईस्वी की बात मत करिए, 1500 ईसा पूर्व की बात करेंगे, बिफोर क्राइस्ट की बात करेंगे, वहां से लेकर के 600 ईसा पूर्व दोस्तों ये वैदिक काल का पीरियड रहा है। ईस्वी जो मैं बोला हूं ये आप समझिए कि ईसा पूर्व है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले दोस्तों ये वैदिक काल की शुरुआत हुआ था, जिसके अंतर्गत हम ऋग्वैदिक काल की पढ़ाई कर रहे हैं। आगे उत्तर वैदिक काल पे चर्चा होगी, अभी तो ऋग्वैदिक काल के सवालों को देख रहे हैं, ठीक है, तो घबराइए मत, और भी सवाल हैं। चलिए, लिख रहा दोस्तों कढ़ाई बुनाई का कार्य क्या कहलाता था? ठीक है, देखिए पीछे हमने पढ़ा कि जो कपड़े से संबंधित जो उद्योग था उसे हम क्या कहते थे दोस्तों? तो हमने पढ़ा कि इसे कहा जाता था वासोवाय। क्या कहा जाता था दोस्तों? वासोवाय कहा जाता था। यहां सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा है, पूछ रहा है कि कपड़ा बुनाई का जो कार्य था, इस कपड़े बुनाई के कार्य को दोस्तों क्या कहा जाता था? तो याद रखेगा, इसे कहा जाता था पेशकारी। क्या कहते थे दोस्तों? इसे पेशकारी कहा जाता था। याद रहेगा क्या आपको? पेशकारी। जी हां दोस्तों, पेशकारी वैसे कहते थे इसे, ठीक है। तो याद रखेगा, कपड़ा बुनाई कढ़ाई का जो काम हुआ करता था उसे हम पेशकारी के नाम से जानते थे, ये आप ध्यान रखेंगे। करा चमड़े की वस्तुएं कौन बनाते थे? चलिए बताइए जल्दी से। चमड़े की वस्तुएं, जैसे वर्तमान की अगर हम बात करें तो चमड़े की वस्तुएं दोस्तों जो बनाते हैं उन्हें हम चर्मकार कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्मकार कहते हैं, क्योंकि चमड़े से संबंधित ये लोग काम करते हैं, इसलिए चर्मकार करते हैं। उस जमाने में इन्हें क्या कहा जाता था? उस जमाने में इन्हें तक्षज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तक्षज। ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं, और मैं आपको बिलीव दिला दूं कि इस तरह के सवाल आजकल परीक्षा में आते हैं। जी हां दोस्तों, आते हैं परीक्षा में, ठीक है, उसे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्वास कीजिए, इसी तरह के सवाल जो आज तक नहीं पूछे गए यार, वही तो आपसे पूछा जाएगा, है कि नहीं? जो नहीं आया परीक्षा में, जो बच्चों को रटा है, उससे क्या मतलब? तो कुछ नई चीजों के बारे में जानकारी लीजिए जो आपने नहीं पढ़ा है। आगे देखिए, लिख रहा है करा दवा बनाने वालों को किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जो दवा बनाने वाले लोग थे उनको दोस्तों किस नाम से पुकारते थे, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे यहां तक्षज है ना, यहां लिखेगा भेषज। क्या कहा जाता था दोस्तों? दवा बनाने वाले को क्या कहते थे? भेषज कहा जाता था। जी हां, दवा बनाने वाले को क्या कहते थे? भेषज। सर ऐसा नाम हमने पीछे भी कुछ पढ़ा था ना, याद दिला दूं मैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में दोस्तों? पीछे हमने पढ़ा था पूषक के बारे में। जी हां दोस्तों, हमने बताया था कि पशुओं से संबंधित जो देवता होते, पूषक का नहीं, जो आपको याद आ रहा है पूषण देवता थे, ठीक है। ये एक देवता थे दोस्तों, पूषण देवता, ठीक है, जो किसके देवता थे? तो याद रखेगा, पशुओं के देवता थे। किसके थे दोस्तों? ये पशुओं के देवता थे, पूषण। और यहां पर उसी तरह भेषज है, ये पूषण न था, यहां भेषज है, तो दोनों में अंतर है दोस्तों, उसे आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा आर्यों का समाज, बहुत ध्यान से समझिएगा, आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज कैसा था? अगर हम आर्यों की बात करें दोस्तों, तो हमने पहले ही बताया था कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ था। तो अलग लोगों का दोस्तों मत था। कुछ लोग मानते थे कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ था दोस्तों? मध्य एशिया से हुआ था। वैसे ज्यादातर लोग जो मानते हैं दोस्तों मध्य एशिया मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में आपको बताया था, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताया था, जिन्होंने कहा था कि आर्य कहां से आए थे दोस्तों? ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। उसी तरह से खास करके आप नाम याद रखें,
रखेगा दयानंद सरस्वती जी का। दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि आर्य कहां से आए थे, ये पामीर तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे, पामीर का पठार जो तिब्बत का पठार है ये वहां से आए थे, ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या तिब्बत की राजधानी कहां है? अब तो तिब्बत देश बचा नहीं, तिब्बत पूरी तरह से चाइना के हाथों आ गया, चाइना के कंट्रोल में आ चुका है। तो अब तिब्बत नहीं, जब तिब्बत देश हुआ करता था तब उसे क्या कहते थे? कुछ ने कहा सर काठमांडू। रुको यार, काठमांडू तिब्बत की राजधानी नहीं, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। कुछ ने कहा सर शायद थिम्पू है। थिम्पू भैया ये नेपाल से संबंधित नहीं है, तिब्बत से संबंधित भी नहीं है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। कुछ के दिमाग में है सर शायद ढाका हो सकता है क्या? नहीं, ढाका भी आपका गलत जवाब है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। दोस्तों मैं पूछ रहा हूं तिब्बत की राजधानी, तिब्बत की राजधानी सर बीजिंग तो चीन की है, बिल्कुल सही सोचा। तिब्बत की लासा, तिब्बत की राजधानी क्या है? लासा, याद रखेगा। अब तिब्बत बचा नहीं इसलिए ज्यादा चर्चा में नहीं आता है, फिलहाल आप याद रखें, आप स्टडी 91 पे तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। यहां पूछ रहा दोस्तों आर्यों का समाज कैसा था जिसमें संयुक्त परिवार का प्रचलन था? जी हां दोस्तों, तो याद रखेगा ये पितृसत्तात्मक था। कैसा था दोस्तों? ये पितृसत्तात्मक था। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, और यहां पर आके पितृसत्तात्मक की बात करें, बिल्कुल सही। देखिए खास करके दो बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। अगर हम सिंधु घाटी और ऋग्वैदिक काल की बात करें तो याद रखेगा सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, जबकि वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल था यह पितृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि ऋग्वैदिक काल क्या है दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर। जी हां, सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ ना, पूरी तरह से पतन हो गया दोस्तों, नगरों का पतन हो गया, गांव बचा। अब फिर से शुरुआत हो रही, तो याद रखेगा ये ग्रामीण सभ्यता का उदाहरण है। ऋग्वैदिक काल क्या है दोस्तों? इस समय ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता मत करिएगा कि अब और ज्यादा एडवांस में चले गए, ठीक है, एडवांस के चक्कर में समाप्त हो गई थी चीजें, तो उसे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, लिख रहा है ऋग्वैदिक काल में परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऋग्वैदिक काल में दोस्तों क्या थी परिवार की सबसे छोटी इकाई? तो परिवार की सबसे छोटी इकाई को दोस्तों कुल कहते थे। क्या कहते थे? कुल या कुनबा कहते थे, यही कहते थे ना। परिवार की सबसे छोटी इकाई को कुल या कुनबा कहा जाता था, ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। आगे देखिए, इसके बाद हमने कुल के बाद पढ़ा था विष के बारे में, ठीक है, विष का स्वामी विषपति होता था, ठीक है, इस तरह से हमने चीजों को देखा था। और जन तक पहुंचने के बाद ढेर सारे जनों को मिला करके जनपद बनता था। जन कैसे बनता था? ढेर सारे कबीलों को मिला करके बनता था, ठीक है। कबीला कैसे बनता था? ढेर सारे विषयों को मिला करके बनता था, ठीक है। तो चीजें आप याद रखेंगे। लेकिन किस काल में परिवार में पत्नी का विशेष महत्व था? देखिए एक पल के लिए हम यहां पितृसत्तात्मक चीजें जरूर थी, लेकिन यहां पर पत्नी का विशेष महत्व था। देखिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दो चीजें आपको पढ़नी है। जब आप वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल का जो शुरुआती पीरियड वो ऋग्वैदिक काल है, यानी सन 1500 ईसा पूर्व से लेकर के सन 1000 ईसा पूर्व तक ये ऋग्वैदिक काल है, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व क्या है? ये उत्तर वैदिक काल है। एक दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों मातृसत्तात्मक चीजें तो नहीं थी, पितृसत्तात्मक थी, लेकिन यहां पर पत्नियों का, माताओं का विशेष महत्व होता था। इनके न रहने पे पूजा तक आरंभ नहीं होती थी। लेकिन यही चीज उत्तर वैदिक काल में जाकर इतनी खराब हो गई कि यहां नारियों को दोस्तों तुच्छ समझा जाने लगा। धीरे धीरे कर्मकांड, अंधविश्वास हावी हो गए, और इस तरह से चीजें हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। यहां दोस्तों जो बात हो रहा है कि पत्नी का विशेष महत्व था और बिना उनके पूजा नहीं होती थी, तो याद रखेगा ये हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? ये हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये ऋग्वैदिक काल हो जाएगा आपका जवाब। परीक्षा में ऑप्शन देगा तो आप ध्यान दीजिएगा क्या दिया है ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आने लगी। सैंपल के तौर पर दोस्तों कुछ किताबें मैंने यहां पर रख दिया है, कुछ किताब मैंने अपने हाथ में भी लिया है। इन किताबों को अगर आप ऑर्डर करते हैं दोस्तों तो घर बैठे आप मंगा सकते हैं। देखिए किताबें दुकान पे भी रखी हैं, आप चाहें तो दुकान से परचेज कर लीजिए। नहीं है दुकान पे तो उनसे कह दीजिए भाई स्टडी 91 या नितिन सर की किताब मंगा के दे दे, वो मंगा के भी आपको दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन दिया गया कि भाई आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ऑर्डर कर लें और तब आपके पास ये किताबें पहुंच जाएंगी। 3-4 दिन 5 दिन दूरी के हिसाब से होता है। आप जितना दूर हमसे होंगे थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस ज्यादा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन के अंदर दोस्तों किताब पहुंच ही जाती है। ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है आपको, अपनी किताब को ट्रैक कर सकते हैं। आपने पैसे खर्च किए हैं तो आप अपनी किताब को ट्रैक कर सकते हैं कि सर मेरी किताब है कहां पे, किस लोकेशन पे पहुंची, ठीक है, घबराने की बात नहीं। अच्छा
उसमें भी बहुत सारे बच्चे चाहते हैं सर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करना, कि सर हम चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी किताब आए, तो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, अमेजन से ऑर्डर कर लो, मीशो से ऑर्डर कर लो, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर किताबें रखी गई हैं ताकि असुविधा ना हो, किताबें सही समय पर हर बच्चे तक पहुंच जाए। इसीलिए दोस्तों इस तरह की चीजें रखी गई हैं, आप उन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा कौन सा समाज प्रारंभ में गौड़ वर्ण आर्य और कृष्ण वर्ण अनार्य, जी हां दोस्तों, गौड़ वर्ण आर्य और कृष्ण वर्ण अनार्य में विभाजित था दोस्तों। तो याद रखेगा शुरुआत में जो ऋग्वैदिक काल था वो उसका विभाजन इस तरीके से हुआ था, ठीक है, याद रखेगा उसका विभाजन इसी तरीके से हुआ था। ऋग्वैदिक काल का जो विभाजन था दोस्तों वो ऐसे हुआ था। दूसरा सवाल लिख रहा है किस वेद में सर्वप्रथम चारों वर्णों, जी हां दोस्तों, सबसे पहले चारों वर्ण, कौन कौन से चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों इसका उल्लेख दोस्तों कहां पर मिलता है, तो याद रखेगा ये उल्लेख मिलता है, सबसे पहले इसका उल्लेख मिला ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में दोस्तों कहां मिला है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला है। कहां मिला दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में। कहां पर दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। देखिए मैं इतना क्यों बता रहा हूं, कभी कभी क्या करता है सवाल यही देगा आपसे, ऑप्शन में क्या दे देगा, पुरुष सूक्ति और ऐसे अलग अलग नाम दे देगा, तो बताएगा पुरुष सूक्ति में। कभी मंडल दे देता कि पहला मंडल, तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, तो क्या बताएंगे, हमने अभी तीसरे मंडल की बात किया। तीसरे मंडल में हमने पढ़ा कि विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की जो रचना की गई है, जो किस पर दोस्तों आधारित है, सविता पर है आधारित, तो याद रखेगा उसका चर्चा किया गया दोस्तों कहां पर, याद रखेगा तीसरे मंडल में। यहां 10वें मंडल की बात कर रहा हूं, 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति की बात की गई है, जो इसमें चारों वर्ण हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है ऋग्वैदिक काल में किस वर्ण का कार्य अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ, यज्ञ कराना, दान लेना इत्यादि होता था। तो ये सभी कार्य किसका होता था दोस्तों, ये ब्राह्मण का होता था। किसका होता था, ये ब्राह्मण का होता था। सिंपल सा सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है। 3-4 सवाल मैंने आसान भी देके रखे हैं कि थोड़ा सा नंबर आपको मिलने लगे। मैंने आपसे कहा था कि कितना सवाल आपने सही किया ये आप कमेंट करके बताया करिए, इज्जत में मत जाया करो यार, कल को सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आप ही की इज्जत बनेगी, अभी बनाओ पहले। दूसरा लिख रहा है कि ऋग्वैदिक काल में किस वर्ण का कार्य रक्षा करना था, युद्ध करना था, प्रशासन करना था, तो याद रखेगा क्षत्रियों का काम था, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और याद रखेगा किसका कार्य दोस्तों, उत्पादन करना था, या हम कह सकते हैं व्यापार करना था, या हम कह सकते हैं दोस्तों वाणिज्य से कौन संबंधित था। तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, पीछे हमने चर्चा भी किया कि वैश्य जो होते थे दोस्तों वो इसी से संबंधित होते थे। इसके अलावा दोस्तों सभी वर्गों की सेवा करने का कार्य दोस्तों किसे दिया गया था, याद रखेगा ये शूद्र को दिया गया था, कि जो शूद्र होगा वो इन तीनों वर्गों की क्या करेगा दोस्तों, सेवा करने का कार्य करेगा। तो इस तरह से 4 वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल के दौरान, ठीक है। अब कुछ लोग कटाक्ष करते हैं कि बताइए ये वर्ण व्यवस्था सही थी या गलत। देखिए उस समय के आधार की व्यवस्था थी, ठीक है, उस समय में जैसा लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ उस तरह की चीजें थी। अगर मैं आपसे कहूं कि जब हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी तब हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, और आजादी के बाद जो आजादी हमें मिल रही है हमारे संविधान से वो कितना बेहतर होगा, ठीक है। तो अलग अलग समय के अलग अलग नियम कानून थे, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम यहां कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो व्यवस्था थी उस पर चर्चा हो रही कि क्या थी, क्योंकि जब सवाल आएंगे तब कंट्रोवर्सी की बात नहीं आएगी, ठीक है। लिख रहा ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यह बहुत अच्छा सवाल कर दिया कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या करते थे वो। तो याद रखेगा खास करके तो इनका मुख्य कार्य क्या था दोस्तों, पशुपालन था। आप कहेंगे सर सच में इनका कार्य पशुपालन था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता वालों से इनकी तुलना मत करिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो उनका मुख्य कार्य व्यापार था, ठीक है, वो नगरीय सभ्यता थी। और यहां ऋग्वैदिक काल क्या है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं यहां पर हम ग्रामीण सभ्यता देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद भी कुछ बच्चे यहां तैयार नहीं होंगे इस बात को मानने को कि नहीं सर उस समय आप कैसे प्रूव करेंगे कि उस समय मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। दोस्तों पशुओं को लेकर युद्ध हुआ था, ठीक है, पशुओं को लेकर के एक युद्ध हुआ था इतिहास में, जो इतिहास का पहला युद्ध कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं दशराग युद्ध। क्या कहते हैं, दशराग्य युद्ध। जी हां दोस्तों, दशराग युद्ध। यह युद्ध ऋग्वैदिक काल में लड़ा गया, 10 राजाओं के बीच दोस्तों लड़ा गया था। और खास करके
जानवरों को, पशुओं को लेकर के दोस्तों लड़ाई हुआ करती थी, ठीक है, उस जमाने में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था, खेती करना काम था, याद रखेंगे। करा पशुओं को कहां रखा जाता था? ठीक है, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों पशुओं को कहां रखा जाता था? पीछे हमने पढ़ा दोस्तों पशुओं के देवता के बारे में, ठीक है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि पशुओं के देवता कौन थे, तो हमने आपको बताया था कि पशुओं के देवता पूषण थे। कौन थे दोस्तों? पूषण थे। यहां आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि पशुओं को कहां रखा जाता था, तो याद रखेगा ऐसे तो इसे पशुशाला कहा जाएगा, लेकिन पशुशाला तो ये हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं ना, एक्चुअली में इसका कुछ नाम होगा। और इस पशुशाला को किस नाम से बुलाते थे? गोष्ठ कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? याद रखेगा, गोष्ठ कहा जाता था। गोष्ठ, गो खटकोड़ वाला स और ठ, तो याद रखेगा पशुओं को कहां रखा जाता था? गोष्ठ में रखा जाता था। बहुत अच्छा सवाल है, जब परीक्षा में आएगा ना तो मुस्कुरा के आप उत्तर देंगे, कहेंगे वाह सर क्या सिखाया है नितिन सर ने, क्या पढ़ाया है, मजा आ गया। आइए आगे देखते हैं। लिख रहा आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो भैया देखिए सबसे महत्वपूर्ण पशु तो गाय थी। क्यों? क्योंकि इसी गाय को अघन्या कहा गया। क्या कहा गया? अघन्या, यानी वध न करने योग्य कहा गया। गायों को खोजने के लिए दोस्तों गविष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसका तात्पर्य है कि गाय बहुत ही महत्वपूर्ण पशु हुआ करती थी। तो याद रखेगा आर्यों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? गाय। और वैसे भी दोस्तों पशुओं के लिए, खास करके गायों के लिए दोस्तों ये युद्ध भी लड़ जाते थे, तो उसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा आर्यों के लिए वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? जिस तरह से आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बहुत सारे माध्यम हो गए हैं। जैसे कुछ एग्जांपल छोटे मोटे ले ले दोस्तों, तो याद रखेगा जो रुपीज है, करेंसी हमारा, ठीक है, सिक्के हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है? मुख्य रूप से माध्यम है, वस्तु विनिमय का माध्यम है। आज तो वस्तु विनिमय है नहीं। देखिए उस जमाने में कोई करेंसी नहीं था, कोई बैंक नहीं था, तो लोग एक दूसरे से सामान लेते देते कैसे थे? वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। आपके पास चावल ज्यादा है, मेरे पास क्या है? गेहूं ज्यादा है, तो हमने आपस में एक दूसरे को दे करके वस्तुओं को हेरफेर कर लिया, आदान प्रदान कर लिया, और दोनों की आवश्यकता पूरी हो गई। उस समय जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, हमारे पास ज्ञान है, हम अपना ज्ञान बांट रहे हैं, और बच्चे हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। कोई गेहूं ला रहा है, कोई चावल लाया, कोई दाल लाया, कोई फल लाया, कोई कुछ लाया, इसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है। ठीक है भाई, मूलभूत आवश्यकता क्या है व्यक्ति की? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, तो वो चीजें उनको मिल रही थी। उस समय चिकित्सा की इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी। आज चिकित्सा की आवश्यकता हो गई है। आज चिकित्सा को मूलभूत सुविधा में मानते हैं। क्यों? इसलिए माना जाता है क्योंकि दिन भर खाते क्या है? हम जो कुछ खाते हैं वो हमेशा क्या होता है? उस पर किसी न किसी तरह के कीटनाशक या रसायन का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम खुद ही क्या, हम विष दिन भर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चिकित्सा हमारी मूलभूत आवश्यकता अगर नहीं रहेगी तो काम भी नहीं चलने वाला। लेकिन उस जमाने में नहीं थी। उस समय खाली रोटी, कपड़ा, मकान बहुत था। शायद मकान की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ रोटी और कपड़े की जरूरत होती थी। लोगों को कपड़े की भी जरूरत नहीं, सिर्फ पेट भरने की जरूरत थी। इसलिए तो बहुत छोटा सा काम था लोगों का। तो वस्तु विनिमय का माध्यम कौन सा था? खास करके दोस्तों जो पशु होते थे वही उस वस्तु विनिमय का माध्यम हुआ करते थे। या फिर पशुओं में खास करके गाय जो होती थी दोस्तों, जैसे आज डॉलर का महत्व है ना, वैसे दोस्तों उस जमाने में गाय का महत्व हुआ करता था, और गाय मुख्य रूप से वस्तु विनिमय का माध्यम हुआ करता था। हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, ये मुख्य रूप से माध्यम हुआ करता था। हमारे पास गैया है, हम गैया को दूसरे को देकर उससे जो चाहे प्राप्त कर सकते थे, लाइक मनी। ठीक है, ये पैसे की भांति है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए। लिख रहा ऋग्वैदिक काल में गृह का मुखिया, गृह कठिन थोड़ा सा लिख दिया, सीधे सीधे बोलो, घर का मुखिया कौन होता था दोस्तों? तो घर का मुखिया कौन होता था? घर का मुखिया पिता होता था, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। व्यवस्था कहती थी, बताइए, पिता इसलिए होता था, बात को समझिए, क्योंकि व्यवस्था थी दोस्तों पितृसत्तात्मक। जब व्यवस्था पितृसत्तात्मक है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, घर का मुखिया कौन होगा? पिता ही होगा। पिता ही तो घर का मुखिया होगा, तो इसको याद रखेगा। लिख रहा ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि विषयक साक्ष्य मिलते हैं? क्या मिलते हैं दोस्तों? किस मंडल में कृषि? देखिए मंडल पूछ दिया। इसके पहले ऋग्वेद के 2 मंडल के बारे में हमने चर्चा किया है। हमने पढ़ा था कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात किया गया, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति की बात किया गया, जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह के वर्ण हुआ करते थे। यह भी हमने देखा। तो यहां पर पूछ रहा दोस्तों कि कृषि विषय का साक्ष्य दोस्तों किसमें मिलते हैं? तो याद रखेगा कुल 3 जगह मिलते हैं। याद रखेगा पहले मंडल में भी मिलता है, ठीक है, चौथे मंडल में मिलता है,
और इसके साथ साथ याद रखेगा 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये कुल मिला जुला के आप ध्यान रखेंगे 3 मंडल में मिलता है दोस्तों, 1, 4 और 10, जिसमें कृषि विषयक साक्ष्य मिलते हैं। तभी तो आपसे कहा गया कि ऋग वैदिक काल में लोग मुख्य रूप से पशुपालन का कार्य किया करते थे और कृषि का काम करते थे। ठीक है, पशुपालन खेती यही मुख्य कार्यों का हुआ करता था, जिसके बारे में हमें साक्ष्य भी मिलता है। तो इसको भी याद रखेगा। ये सवाल आता है ना तो कठिन सवाल होता है, लोग बता नहीं पाते जनरली। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा आर्यों में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका उल्लेख हुआ है? बहुत ध्यान से पढ़िए। आर्यों में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका उल्लेख हुआ? अभी हमने पीछे पढ़ा कि दोस्तों गाय का उल्लेख हुआ है। ठीक है, लेकिन गाय के अलावा दोस्तों किसका हुआ है? तो याद रखेगा निष्क का हुआ है। ठीक है, कई जगह पर दोस्तों निष्क यानी कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। किसका किया जाता था? कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम निष्क कहते थे। ठीक है, तो गाय का होता ही था। देखिए मैंने एक चीज और आपको बताया था, कबीला बताया था। ढेर सारे विषयों को मिलाकर के कबीले बनते थे। ठीक है, कबीले बनते थे और कबीलों को मिलाकर के जन बनता था और जनों को मिलाकर के जनपद बनते थे। जनपदों को मिलाकर के महाजनपद तैयार होता था। उस जमाने में जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ के समाप्त करेंगे तो आखिरी में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जनपद नहीं, कुल 16 महाजनपद थे। एक तरह से महाजनपदों को आप राज्य कह सकते हैं, 16। जी हां, तो याद रखें जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? याद रखेगा मगध था, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे आएगा। फिलहाल तो यहां निष्क आप समझ के रखिए कि विनिमय के माध्यम के रूप में दोस्तों खास करके निष्क का प्रयोग किया जाता, जो आर्यों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। करा किस काल में देवियों की तुलना में देवताओं को अधिक महत्व दिया गया था? तो याद रखेगा ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में देवियों की बात कम होती थी दोस्तों, याद रखेगा यहां देवताओं की बात ज्यादा होती थी। देखिए पितृसत्तात्मक पक्ष था। ठीक है, पूरा राजपाट कैसा था? पितृसत्तात्मक था। तो याद रखेगा मनुष्यों को दोस्तों ज्यादा वरीयता मिलती थी एज कंपेरिजन टू महिलाओं को। ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा है किस काल के देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं? और जितने भी देवता होते थे, कोई हनुमान जी और शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बात नहीं होती थी। इन लोगों की चर्चा दोस्तों हम आगे आएंगे जब, तो गुप्त काल के दौरान दोस्तों हमें मिलेगा। उस जमाने में अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें या वेदों की बात करें तो वेदों में दोस्तों खास करके इंद्र की बात की गई है, अरुण की बात की गई है, जो है वायु देवता की बात, पवन देवता, वायु देवता की बात की गई है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग बातें की गई, लेकिन वो प्राकृतिक शक्तियों से दोस्तों उनका संबंध दिखाया गया है। तो यहां याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऋग्वैदिक काल आपका जवाब होना चाहिए। ऋग्वैदिक काल ये आपका जवाब होगा जो सही होगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा। प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक जो माना गया है, ठीक है, वो किस प्रकार के देवी देवता थे दोस्तों? तो ऋग्वैदिक काल में इस तरह के देवता मिलते थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कब 30 प्रश्न समाप्त हो जाते? कुछ बच्चे कर रहे थे सर 50 लेकर आइए। देखिए बहुत लंबी श्रृंखला चलने वाली है और आज में हम 50 कर देंगे तो आगे जब हम साइंस की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना, तो आप लोड नहीं ले पाओगे 50 का। इसीलिए मैं 30 सवालों की श्रृंखला रखा हूं ताकि कम समय में आपको बढ़िया से चीजें मिल जाएं, तैयार हो जाए। और ये तो और अच्छी बात है कि आपको समय का पता नहीं चलता। देखिए आप सभी से निवेदन हाथ जोड़ करके कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए और कम से कम लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए, आपसे निवेदन है। लेकिन वीडियो आपको दिल से अच्छा लगे तो, जब तक दिल से अच्छा नहीं लगे भाई मेरी बात को मत मानिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो प्लीज मेरी बात मानिए, एक बार वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। किताबें भी आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं दोस्तों जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इसे हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपको दिया गया है, वहां से आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।